कैमरे की दुनिया के दोस्तों, आज हम जापान के फ्यूचर के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जापान का फ्यूचर आज से 100 साल बाद, 70-80 साल बाद क्या होगा। देखिए, इस वक्त सर्वे के मुताबिक 2011 से जो है बहुत तेज़ी से उनमें जापानियों में बच्चों की पैदाइश की रेशो जो है वो बहुत तेज़ी से गिरी है। और अब सूरत हाल ये है कि अगले 30 सालों में यानी 2020 से लेकर 2050 के दौरान तकरीबन 2 करोड़ 7 लाख की आबादी कम हो जाएगी जापान में। यानी ये सिर्फ कितने अरसे में, 30 साल के अरसे। अभी जापान की आबादी है 12 करोड़ 65 लाख के करीब, और अगले 30 साल में अगर इसमें से 2 करोड़ 7 लाख निकल जाते हैं तो 10 करोड़ 58 लाख की आबादी जापान की रह जाएगी 2050 तक। जिस तेज़ी से जापान की आबादी कम हो रही है, उस तेज़ी से उनको जो है फॉरेनर्स को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। देखिए, जापानी कल्चर जो था वो पहले किसी फॉरेनर्स को एक्सेप्ट नहीं करते थे। माजी में आप उनकी तारीख़ में जाएं तो काफ़ी अरसे तक तो उन्होंने किसी फॉरेनर को मुल्क में दाखिल ही नहीं होने दिया, किसी को इंटर ही नहीं होने देते थे। उसके बाद भी जापान में सिटीज़नशिप मिलना या लॉन्ग टर्म वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल होता था। जो लोग जापान में रहते हैं वो मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जो 30-30 साल से 35-35 साल से रह रहे हैं, जापानियों से शादियाँ की हुई हैं उन्होंने, उसके बावजूद उनके पास अभी तक पासपोर्ट जापानी या सिटीज़नशिप उनको नहीं मिली। तो जापान के रूल्स जो थे बड़े स्ट्रिक्ट थे इस मामले में कि किसी फॉरेनर को उन्होंने जो है सिटीज़नशिप नहीं देंगे। उसमें अच्छाई भी थी, बुराई भी थी। बुराई इसलिए थी कि एक आदमी जो है वो काफ़ी अरसे से मैंने कोरियन को देखा कि कोरियन आदमी जापान में फैक्ट्री लगाए हुए है और वो फैक्ट्री चला रहा है। 35-40 साल उसको फैक्ट्री चलाते हुए जापान में हो गए हैं। उसके बच्चे जापान में पैदा हुए लेकिन उनके पास एलियन कार्ड था। इवन जो बच्चे जापान में पैदा हुए वो जवान हो गए, वो अपने बाप की फैक्ट्री में काम करने लगे पढ़ लिख के, उसके बावजूद उनके पास एक एलियन कार्ड बुक होती थी, वो एलियन कार्ड रखते थे। तो इतना मुश्किल था जापान में जो है किसी को लॉन्ग टर्म वीज़ा मिलना या सिटीज़नशिप मिलना। लेकिन जिस तेज़ी से जापान की आबादी गिरना शुरू हुई, उनकी आबादी में कमी वाक़ होना शुरू हुई, तो उनको मजबूरन अपने लॉज चेंज करने पड़े। और अब सूरत हाल ये है कि आप जापान में रहते हुए आपको अगर 4-5 साल हो गए हैं, जापानी आपको अच्छी आती है, N2 N3 लेवल की आपको जापानी ज़ुबान आती है, पिछले 4 साल से आप जापान में रह रहे हैं और कोई आपके ऊपर क्राइम नहीं है, आप अपना टैक्स पे कर रहे हैं, प्रॉपर वर्क वीज़े पे आप रह रहे हैं या बिज़नेस वीज़े पे रह रहे हैं, तो आप सिटीज़नशिप के लिए या परमानेंट वीज़ा के लिए, परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बुरी बात फॉरेनर्स के लिए थी कि बेचारों ने पूरी ज़िंदगी गुजार दी, फिर भी उनको जो है जापानी पासपोर्ट नहीं मिल सका। और जापानी कल्चर के हिसाब से अच्छी बात थी कि जनाब हम क्यों फॉरेनर्स को एक्सेप्ट करें। मुझे याद है कि हमारे एक दोस्त थे सुहेल भाई, उन्होंने जो है वो जापानी औरत से शादी कर रखी थी और काफ़ी अरसे से वहाँ पे 25-30 साल से वो जापान में थे। एक दिन वो खेतों में कहीं जा रहे थे, खेतों के दरमियान पतली सी रोड होती है, ज़्यादा जगह नहीं होती कि ज़्यादा खेत की ज़मीन जो है ऑक्यूपाई ना हो, तो पतली सड़कें होती हैं। तो वो उस पतली सी सड़क पे जा रहे थे तो गाड़ी उनकी डिसबैलेंस हुई और वो खेत में जा गिरी। वहाँ से, ये मैं आपको बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, 89 की या 1988 या 89 की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ से एक जापानी पुलिसमैन जो है वो अपनी मोटरसाइकिल पे गुजर रहा था, तो उसने देखा कि जनाब खेतों में गाड़ी पड़ी है। तो वो साहब बाहर निकल के आए तो उसने फ़ोन उठाया और उसने कहा अपनी यानी पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करना चाहिए, गाइजिन मिताई ना मोनोगा कोकोनी मसगा, यानी एक गाइजिन कुछ लगे, एक बंदा कोई गाइजिन सा लग रहा है और वो जो है यहाँ पे खेत में खड़ा है। तो उन्होंने सुहेल भाई ने कहा, अरे वाह गाइजिन जा नहीं वतशी वा गाइजिन जा नहीं दिसियो वतशी वा निहोंजिन दिसियो। उन्होंने अपनी वाइफ की बेस पर शादी करके और काफ़ी अर्से गुजारने के बाद जापानी पासपोर्ट ले लिया था। तो वो अपने आप को जापानी समझते क्या थे, वैसे देखा जाए तो हो गए थे।
तो उन्होंने कहा वताशी गायजी जनाई दिसी हो, वताशी निहोंजिन दिसी हो, यानी मैं फॉरनर नहीं हूँ, मैं जापानी हूँ। तो पुलिस वाले ने आगे से जवाब दिया, ओमाए बात धोखो कर रहा निहोंजिन ना नो, तू कहाँ से जो है वो जापानी हो गया। तो ये जापानी कल्चर था, वो एक्सेप्ट नहीं करते थे फॉरेनर्स को। लेकिन आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। पिछले 30 सालों में हालात बदल गए हैं। अब आपको जगह जगह फॉरेनर्स काम करते हुए नज़र आएंगे, जगह जगह फैक्ट्रीज़ में, शॉप्स पर, रेस्टोरेंट्स में जो है वो फॉरेनर्स काम करते नज़र आएंगे। ये जापानियों की मजबूरी है कि उन्होंने एक्सेप्ट करना पड़ रहा है फॉरेनर्स को अपने कल्चर में, जो कि वो नहीं चाहते। अच्छा, उसमें एक अच्छी बात यह है कि वाकई जापान का कल्चर इतना खूबसूरत है, इतने शाइस्ता लोग, इतने महज़्ज़ब लोग हैं कि अगर जापान का कल्चर ख़त्म हो जाएगा तो ये बड़ी एक अफसोसनाक बात होगी। तो मुझे इस बात पे बड़ी तशवीश है, जापानियों के साथ साथ मुझे भी इस बात की तशवीश है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस स्पीड से जापान की आबादी कम हो रही है और जापान में फॉरेनर्स जो हैं वो आ रहे हैं। देखिए, फॉरेनर्स कहीं पे भी जाए, कोई किसी भी मुल्क में, किसी भी शहर में जब फॉरेनर जाता है तो ख़राबी करता है। हमारा एक मिजाज है कि हम जब अपने शहर में रह रहे होते हैं, अपने मुल्क में रह रहे होते हैं, तो हमें पता होता है यार पीयर प्रेशर है हम पे, हमें लोग देख रहे हैं, हमारे लोग हमको देख रहे हैं। तो हम कुछ चीज़ें जो करना ना भी चाहें वो नहीं करते, जो करना चाहें वो हम नहीं कर पाते हैं। अगर कोई हम गलत काम करना चाह रहे हों तो हमें पुलिस वगैरह का डर हो ना हो, हमें ये होता है यार कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा, यार मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। लेकिन जब हम बाहर के मुल्क में होते हैं तो हमें पता होता है कि हमें कोई भी नहीं जानता, तो हम जो चाहते हैं, ख़ासतौर पर हम क्रिमिनल जो लोगों की जो सोच होती है वो फ़ौरन उसके ऊपर क्राइम जो है वो की तरफ आमादा हो जाते हैं जल्दी। तो फ़ौरन में जाके गैर मुल्क में जाके, किसी फ़ॉरेन कंट्री में जाके आदमी जो है वो क्राइम की तरफ जल्दी आमादा हो जाता है बनिस्बत अपने मुल्क के। तो इस हिसाब से जापान में क्राइम रेशो भी बढ़ा है। अक्सर मैंने एक वीडियो डाली थी कि जनाब जापान में क्राइम नहीं होता, ये वो, उस पर लोगों ने तबसरा किया था कि नहीं जनाब जापान में बहुत क्राइम होता है, अभी गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं, ये हो रही है, वो हो रही हैं। तो मैंने उसमें बहस में नहीं पढ़ा, लेकिन दिल चाह कि मैं उनसे कहूँ कि यार वो जो चोरियाँ हो रही हैं उनमें से ज़्यादातर जो है फॉरेनर्स ही कर रहे हैं। ठीक है, तो जापान का अपना कल्चर जो था बड़ा पुरअमन था, बड़ा पुरअमन लोग थे। ऐसा नहीं है क्राइम नहीं होता है दुनिया में कहीं, ऐसा तो कोई हेवन तो है नहीं ना कि जनाब मतलब कोई क्राइम होता ही नहीं। लेकिन बहुत कम रेशो है जापान में क्राइम्स का। बहरहाल है, जापानी भी कत्ल करते हैं, ख़ुदकुशियाँ करते हैं, चोरियाँ करते हैं, लेकिन बहुत कम। रेशो कब बढ़ जाती है, जब फॉरेनर चला जाता है। तो मुझे ये ख़दशा है कि जब जापान में बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स आ जाएंगे तो क्या जापान, जिसका नाम इसलिए मशहूर है कि जापान बड़ा महज़्ज़ब कंट्री है, जापान बहुत साफ़ मुल्क है, जापान बहुत कानून पसंद लोग हैं, जापानी बहुत शाइस्ता लोग हैं, क्या ये इम्प्रेशन जापान का बाकी रह पाएगा, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स हो जाने की वजह से जापानी अपना कल्चर खो देंगे। तो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि जापान की आबादी बड़ी तेज़ी से कम हो रही है और उनको अपने मुल्क की इकनॉमी चलाने के लिए फॉरेनर्स को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। तो फॉरेनर्स को चाहिए, और इसलिए वो जापानी शर्त भी लगाते हैं कि यार पहले हमारी लैंग्वेज सीख के आओ। तो उसकी वजह ये है कि जब आपको लैंग्वेज ही नहीं आती होगी तो आप फिर परेशान होंगे, और परेशान होंगे तो डिस्टर्ब करेंगे दूसरों को भी, और जापान का कल्चर भी तबाह करेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जापान अगर जाना चाहते हैं तो जापान की ज़ुबान, जापान की भाषा, जापानी लैंग्वेज ज़रूर सीख के जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आरिगातो गोज़ाइमाशिता।